आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सवाल सबसे बड़ा ये जो आज तक पूछ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बेटियां अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में महफूज क्यों नहीं है? क्यों हर राज्य में हाथरस है? क्यों शहर शहर हाथरस बन रहा है? यूपी में हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान के 12 में बेटियों के साथ हैवानियत हुई है, अब घर वाले इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। राज्यों की सीमा बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। बेटियों से दरिंदगी थम ही नहीं रही। हाथरस में बवाल है, लेकिन यूपी के कई जिले भी ऐसी वारदातों से शर्मसार हैं। राजस्थान भी इस हैवानियत से बच नहीं पाया। राजस्थान में 12 का बवाल थमा नहीं कि सिरोही और बांसवाड़ा में बेटियों से दरिंदगी के नए मामले सामने आ गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में घर से 14 साल की बेटी को 4 दरिंदे उठा ले गए, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। तब आरोपियों ने पीड़ित की सहेली को फोन किया और उसके भाई को अस्पताल भेजने को कहा। जब तक घर वाले अस्पताल पहुंचते, उनकी लाडली हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। रात को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए, फिर भी उसके साथ में 4 जने बुरा हाल किया, उसका बुरा काम किया और फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम डालते कि तुम्हारी लड़की हमने ले गए, यूँ कह रहे। लेकिन हम यूँ कह रहे कि ऐसी बच्ची को तुम कितने को मारो और कितने की करो, हमारे पहले इसे गिरफ्तार होना चाहिए। और वो भी मेरा लड़की 14 साल की है। कौन सी कक्षा पढ़ी हुई है? 9। लेकिन पुलिस ने तो इंतहा कर दी। अब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया। इसमें गैंगरेप का तो मामला नहीं है, इसमें प्रेम संगत का मामला मेरे सामने आया है। लड़की और लड़के दोनों का संबंध उनके प्रेम के हिसाब से चल रहे थे। सिरोही में भी एक हैवान ने हदें पार कर दी। वहां तेलपी खेड़ा इलाके में जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महज 8 साल की मासूम को भी दरिंदे ने नहीं छोड़ा। हैवानियत के बाद उसकी हत्या भी कर दी। ये बहुत दुखद घटना हुई है और जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है और भी मैं राज्य सरकार को अवगत करा के पूरा एक स्पेशल टीम गठित करवा के प्रयास करेंगे कि भाई तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो। 12 की वारदात पर पुलिस का जो रवैया रहा वो हैरान करता है। 2 बहनों को 2 नाबालिग लड़कों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और 3 दिन तक अलग अलग शहरों में ले जाकर गैंगरेप किया, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। साहब ने आश्वस्त किया पूरा जो दो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। बवाल बढ़ा तो एफआईआर दर्ज कर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हुए। बच्चियों के बयान में यदि ये बात आती है कि उनके साथ जो उन्होंने बयान दिए पूर्व में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें कोई उनको मन पे कोई दबाव था, तो हम मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा अप्लाई करके और दोबारा बयान कराने के लिए गुजारिश करेंगे। निर्भया कांड के बाद बेटियों की सुरक्षा के लिए देश उठ खड़ा हुआ, लेकिन हुआ क्या? आंदोलन की आवाज जैसे ही शांत पड़ी, सब शांत हो गए, वादे हवा हो गए। आज राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कहीं हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। उसमें रात को पुलिस के देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और माँ बिलखती रहे खाली अपनी बच्चे की लाश को अंतिम दर्शन करने के लिए, उसको अब अलाउ नहीं करो, ऐसा तो कभी देखा नहीं। सिरोही से राहुल त्रिपाठी, बांसवाड़ा से राजेश सोनी और बाना से राम मेहता के साथ शरद कुमार, आज तक। आखिर हाथरस में हो क्या रहा है? पीड़िता के परिवार से किसी मीडिया वाले को मिलने की इजाजत नहीं है, ना ही विरोधी दल वहां पहुंच सकते हैं। एसडीएम ने आज तक संवाददाता से बदसलूकी की। हैरानी तो यह है कि एसडीएम परिवार को धमकी भी दे रहे हैं, वकील तक को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब तो रेप थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि धमकी से मिलेगा इंसाफ।
तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े। एडीएम की तू मैं से मिलेगा इंसाफ। खाकी की खिलखिलाहट से मिलेगा इंसाफ। पीड़िता का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। घर वाले दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया हैरान कर रहा है। डीएम से लेकर यूपी के आला अधिकारी तक इंसाफ दिलाने में लगे हैं या फिर इंसाफ के रास्ते में खड़े हैं, समझ नहीं आता। अब जरा हाथरस के जिला अधिकारी के इस वीडियो को ही देख लीजिए। डीएम साहब बात तो प्यार से कर रहे हैं, लेकिन अंदाज धमकी भरा है। पीड़िता के पिता के सामने है और डीएम साहब जो बोल रहे हैं वो किसी अधिकारी को शोभा तो नहीं देता। अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। सुना आपने, कह रहे हैं मीडिया वाले तो चले जाएंगे। आखिरकार क्या कहना चाहते थे डीएम साहब? इसे पीड़िता की भाभी के इन आरोपों से ही समझ लीजिए। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। आज तक ने जब डीएम प्रवीण कुमार से इस वीडियो के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने चुप रहना ही वाजिब समझा। सर आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर हमसे। आप आराम से एक बार हमको सबको, चाहे रिपोर्टर्स को बुलाइए। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को जाके इंटिमिडेट भी कर रहे हैं सर। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब को सफाई देने के लिए सामने आना ही पड़ा। कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। कहते हैं ना कि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी लौटता नहीं। अपनी धमकी वाले बयान पर डीएम साहब लाख सफाई दें, लेकिन अब मानता कौन है? डीएम के वायरल वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी ने भी हमला किया। यूपी सरकार किसी को पीड़िता के गांव जाने से क्यों रोक रही है? उसका जवाब यहाँ है। पीड़िता के परिवार को हाथरस डीएम जाकर धमका रहे हैं। ना मीडिया जा पाएगा और ना ही लोग। तो यूपी सरकार पीड़िता के परिवार को खुलकर धमका पाएगी। ये लोग अत्याचारी हैं। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होते हैं। हाथरस के शर्मनाक कांड का ये एक और अध्याय है। हाथरस की बिटिया के परिवार का दर्द जानने निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा उनके घर जा रही थी, लेकिन गांव के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग के बीच उनसे टकरा गए एसडीएम जेपी सिंह। फिर क्या हुआ, देखिए वीडियो का ये हिस्सा। बात करेंगे वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक वो निर्भया के भाई की गुहार पर कानूनी सलाह देने पहुंची थी। जो पुलिस है वो उनके गांव से उनको नहीं निकलने दे रही है और मुझे उस गांव में नहीं जाने दे रही है। तो आखिर एक लीगल जो भी उनको हेल्प चाहिए कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीजें हो, तो इनको मेरे से क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? आखिरकार हाथरस में क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ जिला अधिकारी का परिवार को कथित तौर पर धमकी वाला वीडियो, दूसरी तरफ एक वकील को रोकते एसडीएम।
कल दिन में मीडिया को भी पुलिस प्रशासन की बेरुखी का सामना करना पड़ा, जब बगैर कोई आधिकारिक जानकारी दिए पीड़िता के घर के आसपास के रास्तों को ही सील कर दिया गया। सबसे पहले परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के जितने भी कैमरे हैं उन सभी को 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके, सत्या मैं चाहूंगी कि आप आगे आइए, पहले ही रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है जो पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार तमाम दूसरे अधिकारियों का भी आने जाने का सिलसिला जारी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक अंदर हमें एंट्री नहीं दी गई है। हाथरस पुलिस प्रशासन के तेवर मंगलवार रात से ही संदेह के दायरे में है, जब आनन फानन में पीड़िता के शव को जला दिया गया। उस रात का ये वीडियो देखिए, जब आज तक संवाददाता के सवाल पर भड़क गया एक पुलिस अधिकारी। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। आपने 3 तस्वीरें देख ली, अब एक और वीडियो देख लीजिए, जिसे देखकर आपको खाकी की संवेदनहीनता का पता चल जाएगा। जब निर्भया का पार्थिव शरीर जल रहा था, तब एक पुलिस अधिकारी हंसते हुए कैमरे में कैद हुआ। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और राजेश सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की बेटी 9 दिन बाद अपनी आप बीती सुना पाई। घर वाले चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन रेप थ्योरी को पूरी तरह से झुठला रही है। गैंग रेप की थ्योरी फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी खारिज हो गई है। अब सवाल बड़ा ये है कि सच क्या है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है? इस माँ की गुहार से किसका दिल नहीं रो पड़ेगा। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। इस पिता की पुकार पर कौन विचलित नहीं होगा। हमें इंसाफ चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो कि कागज मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस भाई भाभी की आवाज को भला कौन अनसुना कर देगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। लेकिन यूपी पुलिस को न इनके आंसू दिख रहे हैं, न इनकी गुहार कानों तक पहुंच रही है। यूपी पुलिस शुरू से ही गैंगरेप की थ्योरी को नकार रही थी, अब सबूत भी दिखा रही है। तो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया। पुलिस के दावे को सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी दम मिला। यहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने की बात जरूर है, लेकिन मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ तो लड़की ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार की बात क्यों कही। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। सवाल उठता है कि क्या मौत से पहले दिए बयान में पीड़िता ने गलत बयानी की? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था तो उसने बलात्कार का आरोप क्यों लगाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता को इतनी बेरहमी से पीटा गया जो उसकी मौत ही हो गई? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है।
पुलिस और यूपी प्रशासन के रवैये ने शक को और भी गहरा दिया है। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी किया और झूठ बोला लगातार? हाथरस जाने से मीडिया को रोका जा रहा है। फालतू की बकवास आप कर रहे थे, आप कैमरे के सामने आप बोलिए ना। सियासतदानों को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम आपके साथ खड़े हैं। पुलिस वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। यही वजह है कि इलाहाबाद कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने हाथरस मामले में यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस भेजा है। सभी को 12 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने हाथरस पुलिस के अमानवीय बर्ताव पर सवाल उठाए हैं। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लड़की का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने पर भी नाराजगी जताई है। इस पूरे मसले पर अदालत ने आदेश दिया है कि आज तक के कवरेज से जुड़े कंटेंट भी सुनवाई में मदद के लिए लाए जाएं। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र अदालत ने किया है। दिल्ली से संजय शर्मा, हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।